हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 17। तो लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने से पहले एक बार हमने लेक्चर नंबर 16 में क्या क्या पढ़ा था वो देखते हैं। तो लेक्चर नंबर जो 16 था वो हमारा टोटली बेस्ड था न्यूमेरिकल पे, और हमने न्यूमेरिकल्स करे थे, न्यूमेरिकल ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलआर। तो एक बार मैं क्या करता हूं, आपको एलआर का ही रिवीजन करा देता हूं। तो मैंने बोला था कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो वहां पे एलआर का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। एलआर क्या होगा? एलआर हमारा एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो दूसरे रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम अमाउंट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले जो कंज्यूम होगा वो हमारा एलआर ही कंज्यूम होगा, और एलआर के कंज्यूम होने के बाद पूरी केमिकल रिएक्शन हमारी वहीं पे स्टॉप कर जाएगी। तो ये था हमारे पास एलआर। अब केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हमारा एलआर होता है, उसके अलावा जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उन सबको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। ओके। और एक केमिकल रिएक्शन में एक ही एलआर हो सकता है, पर अगर आपने केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट थे उन रिएक्टेंट को उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के टर्म्स में लिया है, तो उस केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलआर नहीं होगा, या फिर आप बोल सकते हो ऑल आर एलआर। ये हम पढ़ा चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट एलआर है तो उसके अलावा बाकी जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सबको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। फिर मेथड हमने पढ़ाया था कि एलआर को फाइंड आउट करने का हमने एक मेथड बताया था, 3 स्टेप का एक प्रोसेस बताया। सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करो। दूसरा पॉइंट नंबर 2, जो भी रिएक्टेंट है हर एक रिएक्टेंट के इनिशियल मोल कैलकुलेट करो। एंड पॉइंट नंबर 3, आपको एक रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? इनिशियल मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। तो इस तरीके से आप एलआर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेक्चर नंबर 16 जो था मेरा पूरा बेस था न्यूमेरिकल, जिसमें हमने पीवाई की क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज हम करते हैं अपना लेक्चर नंबर 17 की स्टार्टिंग। तो लेक्चर नंबर 17 में हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। सो परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन करने से पहले आपको समझना होगा इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। सपोज करो मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो आप क्या बोलोगे? ए क्या है हमारे पास? एक रिएक्टेंट। ए हो गया हमारा रिएक्टेंट, और अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, और हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। और हमने बोला कि ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, ये दिस केमिकल रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। दिस केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शन मेरी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इसका मतलब इस रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस के कोएफिशिएंट होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हो इस केमिकल रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है, ओनली वन रिएक्टेंट वी हैव, वन रिएक्टेंट। अब सबसे पहली चीज, एक ही रिएक्टेंट है तो मेरा आपसे क्वेश्चन है क्या यहाँ पे एलआर का कॉन्सेप्ट यूज होगा? तो एलआर का कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक रिएक्टेंट जब होता है केमिकल रिएक्शन में तो हम एलआर का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज नहीं करते। ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे लिए 1, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब हमने क्या बोला? हमने बोला इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको ए के मोल्स गिवन है। तो ए के मोल्स कितने? सपोज करो मैंने बोला ए के 10 मोल्स मैंने आपको दे दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी। मैंने आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी, और अमाउंट मैं जो पूछ रहा हूं इन द टर्म्स ऑफ मोल मैंने आपसे पूछा। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप सिंपली फॉर्मूला लगा दोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ बी। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट करो तो 1/2 इज इक्वल टू, और मोल्स की वैल्यू पुट करो। ए के मोल्स कितने? 10 डिवाइडेड बाय एनबी। तो यहां से आप एनबी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो कितना आ जाएगा? 20 मोल्स। अब यहीं से हमारा खेल शुरू होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। क्या रोल है अब आपको? परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन का क्या रोल है अब समझो। अब आपने बेटा इन कॉन्सेप्ट से जो भी ये प्रोडक्ट के जो भी अमाउंट निकाली है, इन अमाउंट को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल अमाउंट। कैसी अमाउंट है ये हमारे पास? थ्योरेटिकल अमाउंट। इनको हम क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल अमाउंट।
अब हुआ क्या है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, मैं लिखवा देता हूं, प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व practically it is observed that product form in less amount as compared with theoretical amount। तो हुआ क्या बेटा, ये ऑब्जर्व किया गया है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसकी जो अमाउंट थी वो अमाउंट थ्योरेटिकल अमाउंट से क्या आई है, कम आई है। तो प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट फॉर्म इन लेस अमाउंट एज कंपेयर विद द थ्योरेटिकल अमाउंट। अब हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट की ऑब्जर्व अमाउंट कैलकुलेशन करनी है। और प्रोडक्ट की ऑब्जर्व अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए हमने यहाँ पे टर्म डिफाइन करा है, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का मतलब समझो कि मेरे पास रिएक्टेंट था, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब मेरे पास रिएक्शन 100% जब रिएक्शन मेरी कंप्लीट हो जाती है तो प्रोडक्ट का जो थ्योरेटिकल अमाउंट था, प्रोडक्ट उससे कम अमाउंट में हमें मिला। इसका मतलब प्रोडक्ट की जो ऑब्जर्व अमाउंट थी वो प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल अमाउंट से कम है। तो वहां पे हम क्या डिफाइन करेंगे, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन मींस कि पर्टिकुलर अमाउंट का अगर हम रिएक्टेंट लेंगे तो उससे कितने अमाउंट का प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है, अगर आपने जैसे कि प्रीवियस केस की बात करता हूं, अगर हम प्रीवियस केस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 मोल ले लेते हो ए के तो आपको 20 मोल 20 मोल ऑफ बी मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। जब भी प्रोडक्ट की अमाउंट होगी जनरली, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जनरली और प्रैक्टिकली, ये देखा गया है कि प्रोडक्ट की जो अमाउंट मिल रही है वो प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है, थ्योरेटिकल अमाउंट से कम है। थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, हाँ अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहां से हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। सो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट divided by theoretical amount of product into 100 तो हम इसको क्या करते हैं, एक अपने बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ये हमने इसे बॉक्स के अंदर बंद करा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द परसेंटेज यील्ड, the percentage yield is, it is the ratio of observed amount of the product to the theoretical amount of the product। अब आपको क्या करना है बेटा, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में हमें याद रखेंगे कैसे, the observed amount of product is equal to percentage yield divided by 100 into theoretical amount of product, ओके। आपको इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही बेटा, कुछ नहीं कर रहा है मैंने, सिर्फ फॉर्मूले में क्या करें, टर्म्स को अरेंज करें और कुछ भी नहीं करा है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो ऑब्जर्व अमाउंट होती है दैट इज इक्वल टू परसेंट यील्ड डिवाइडेड बाय 100 इनटू थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो परसेंट यील्ड आई थिंक समझ में आया, पर फिर से एक बार समझने की कोशिश करो कि जिस अमाउंट के साथ हम रिएक्टेंट लेके अपनी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं
उस अमाउंट के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का जो अमाउंट फॉर्म होना चाहिए था थ्योरेटिकली, प्रोडक्ट हमें उतना अमाउंट नहीं मिला है, प्रोडक्ट हमें उससे कुछ कम अमाउंट में मिला है। इसका मतलब रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुकी, पर प्रोडक्ट थ्योरेटिकल अमाउंट से कम मिला। इसका मतलब रिएक्शन ने कितने यील्ड को अटेन करा, हमारी रिएक्शन ने कितने यील्ड को अटेन करा, इसको हम निकालते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन से। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीज हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं मैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू साइक्लोहेक्सीन on heating with concentration H2SO4. If the yield of this reaction is 75%, how much cyclohexane will be obtained from 100 ग्राम of cyclohexanol? ठीक है, तो बेसिकली क्या है बेटा, आपको साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसका आप डिहाइड्रेशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। डिहाइड्रेशन होता क्या है, कभी आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि यह बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, बॉडी में पानी की कमी हो जाना, बॉडी में पानी की कमी हो जाना। अब जब आप किसी कंपाउंड का डिहाइड्रेशन कराओगे तो कंपाउंड में से भी क्या होगा, एक वाटर क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वहां से सेपरेट हो जाएगा। अगर हम हेक्सेनॉल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए तो साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर ये मैंने बना दिया, साइक्लोहेक्सेन बनाओ और साइक्लोहेक्सेन में एक एच रिप्लेस करके उसकी जगह OH लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका नाम भी लिख लो साइक्लोहेक्सेनॉल। जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे तो होगा क्या, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है इस कंपाउंड से निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सीन मिलेगा। तो ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन। ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देखोगे हुआ क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां से कंपाउंड से सेपरेट हो गया। समझ में आ गया डिहाइड्रेशन का मतलब। अब आपको गिवन क्या है, आपको जो गिवन है वो डेटा मैं यहां लिख देता हूं, हमें क्या क्या गिवन है। हमको गिवन है इफ द यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज 75%, मतलब आपको परसेंट यील्ड की वैल्यू गिवन है। तो परसेंट यील्ड हमारे पास कितना है, 75%। एंड हाउ मच साइक्लोहेक्सीन विल बी ऑब्टेन्ड, हाउ मच साइक्लोहेक्सीन विल बी ऑब्टेन्ड। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे मास ऑफ साइक्लोहेक्सीन पूछा गया है, मास ऑफ साइक्लोहेक्सीन आपसे पूछा गया है फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल। और आपको जो इनिशियल मास गिवन है साइक्लोहेक्सेनॉल का C6H12O। बेटा एक चीज थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करिए, यहाँ पे ये O6 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा C6H12O आएगा, O6 नहीं आएगा। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल का जो इनिशियल आपको मास गिवन है वो कितना है, वो आपको इनिशियल मास गिवन है 100 ग्राम। ये आपको गिवन डेटा है। तो अब आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है और क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है। तो मैं इसका इनिशियल मास यही लिख देता हूं 100 ग्राम। सब बच्चे जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करेंगे द मोलर मास ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल। तो मोलर मास साइक्लोहेक्सेनॉल को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100 ही आ जाएगा, 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 100 ग्राम पर मोल। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। ठीक है, 100 ग्राम पर मोल आ रहा है। तो बेटा साइक्लोहेक्सेनॉल का मोलर मास आपको पता है, तो आप मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब हमने क्या करा, जो मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल निकाला C6H12O, तो ये मोल कितने आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएगा। अब आप यहां देखो, आप क्या करोगे, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं या हमने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर हम मोल कॉन्सेप्ट का वो सब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमेशा हमारे पास जो भी अमाउंट आएगी वो थ्योरेटिकल अमाउंट आएगी। कैसे, यहां देख सकते हो आप कैसे, अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आप लिख सकते हो द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ साइक्लोहेक्सीन
is equal to mole of cyclohexanol divided by mole of cyclohexene। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आप देखोगे तो साइक्लोहेक्सेनॉल का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और साइक्लोहेक्सीन का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/1। ओके, अब मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल आपको पता है कितने मोल्स हैं, वो है आपके पास 1 मोल्स डिवाइडेड बाय मोल ऑफ साइक्लोहेक्सीन। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो मोल ऑफ साइक्लोहेक्सीन जो आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 1 मोल। कितना आ गया हमारे पास बेटा 1 मोल। मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि जब भी आप जो भी कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़े हैं उनको आप अप्लाई करोगे तो उससे हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सीन आए हैं ये कैसे मोल्स आए, ये हमारे पास आए थ्योरेटिकल अमाउंट। इसको हम क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल अमाउंट। इसको हमने क्या बोला, थ्योरेटिकल अमाउंट या फिर थ्योरेटिकल मोल्स बोल सकते हो। अमाउंट की जगह मैं यहाँ मोल्स ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास थ्योरेटिकल मोल्स आ गए। अगर आपको थ्योरेटिकल मोल्स मिल गए हैं तो क्या आप थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ साइक्लोहेक्सीन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज इक्वल टू मोल ऑफ साइक्लोहेक्सीन इनटू मोलर मास ऑफ साइक्लोहेक्सीन। अब आपको क्या करना है, मोलर मास ऑफ साइक्लोहेक्सीन कैलकुलेट करना है, C6H10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 82 ग्राम पर मोल। आप लोग भी वो कैलकुलेट कर लेना। तो मैं यहां से क्या करता हूं, वैल्यू को पुट कर देता हूं बेटा। तो यहां से हमारे पास जो थ्योरेटिकल अमाउंट आया साइक्लोहेक्सीन का, वो थ्योरेटिकल अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 × 82 इज इक्वल टू 82 ग्राम। कितना आ गया हमारे पास, 82 ग्राम। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है इफ द यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 75%, अगर रिएक्शन का यील्ड 75% है तो हाउ मच साइक्लोहेक्सीन विल बी ऑब्टेन, मतलब आपको ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ साइक्लोहेक्सीन निकालना है। तो ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ साइक्लोहेक्सीन का फॉर्म हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वही लगाना है हमें। कैसे, ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज इक्वल टू परसेंटेज यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट एक मिनट रुकिए, कहाँ पे गया इरेजर, ये थोड़ा सा चेंज करना है। डिवाइड नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई आएगा। परसेंट यील्ड डिवाइड बाय 100 इनटू थ्योरेटिकल अमाउंट। तो बेटा परसेंट यील्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 75% डिवाइडेड बाय 100 इनटू थ्योरेटिकल अमाउंट। थ्योरेटिकल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 82 ग्राम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 61.5, ये आ जाएगा हमारे पास 61.5 ग्राम। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख सकते हो कि मैंने जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था अभी, इसको मैंने बोला था कि आप इस फॉर्म में भी इसको याद रखोगे, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हम अपने जो फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड वाला वो इस फॉर्म में ही अप्लाई करेंगे। द ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ द साइक्लोहेक्सीन इज इक्वल टू परसेंट यील्ड डिवाइडेड बाय 100 इनटू थ्योरेटिकल अमाउंट। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 61.5। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो व्हाट इज द आंसर। सो द आंसर इज 61.5 ग्राम। ठीक है, चलिए मूव करते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको गिवन है व्हेन 21 ग्राम ऑफ लिथियम रिएक्ट विद द 280 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन देन 0.35 ग्राम ऑफ लिथियम नाइट्रेट इज फॉर्म, Li3N फॉर्म, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। इस बार आपसे पूछे गए परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या हो रही है, हमारे पास लिथियम है और वो लिथियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ।
और फॉर्म क्या कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है Li3n। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ, जो लिथियम होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और मास नंबर होता है 7। आई थिंक ये आपको यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं लिख देता हूँ कि 21 ग्राम तो लिथियम गिवन है हमें, और नाइट्रोजन हमें जो गिवन है 280 ग्राम, और जो Li3n बन रहा है वो कितना बन रहा है 0.35 ग्राम। ठीक है बेटा, इस बार क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट की अमाउंट दे दी है, इसका मतलब प्रोडक्ट की आपको कौन सी अमाउंट गिवन है, ये आपको ऑब्जर्व अमाउंट गिवन है। ये हमें कौन सी अमाउंट गिवन है, ऑब्जर्व अमाउंट। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। आप यहाँ पे देखो कुछ चीजें आप रिवाइज करो। पहली बात, केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, और हर एक रिएक्टेंट की आपको अमाउंट गिवन है। दिमाग में आ रहा है हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एलआर निकालना पड़ेगा। एलआर निकालने के बाद ही हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। एलआर निकालने का मेथड सबको याद है, 3 स्टेप पे करना है। कौन कौन सा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करो। तो एक काम करता हूँ, मैं केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करता हूँ और स्टेप नंबर 1 मैं अपना यहीं पे कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको निकालना है इनिशियल मोल्स। तो इनिशियल मोल्स की बात करते हैं। तो बेटा देखो, लिथियम का हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो कितना है 7। तो इसका मतलब मोलर मास कितना हो जाएगा 7 ग्राम पर मोल। लिथियम का अमाउंट कितना है 21 ग्राम। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल्स ऑफ लिथियम की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास मोल्स ऑफ लिथियम कितने आ जाएंगे, 3 मोल्स आ जाएंगे। अब नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन मतलब N2। N2 का मतलब, N2 का जो मोलर मास होता है वो होता है 280 ग्राम पर मोल, और आपको नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो कितना गिवन है 280 ग्राम गिवन है। इसका मतलब अगर आप मोल्स निकालोगे, मोल्स कितना आ जाएंगे, यहाँ पे 10 मोल्स आ जाएंगे। मैं बार बार निकाल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज में ये सब चीजें बहुत डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपने मोल्स निकाले, तो आप ये बेसिकली आपने क्या करा है, ये फाइंडिंग एलआर का स्टेप नंबर 2 को फॉलो किया। आप स्टेप नंबर 3 में क्या करते हो, फाइंडिंग एलआर के स्टेप नंबर 3 में आप निकालते हो रेशो। रेशो किस चीज का निकालोगे, इनिशियल मोल्स टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर लिथियम की बात करेंगे, लिथियम का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, और नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। तो अगर आप रेशो निकालोगे तो ये रेशो आ जाएगा 1, और यहाँ पे रेशो निकालोगे तो ये रेशो आ जाएगा 20। अब आपको दिख रहा है कि ये रेशो कैसा है हमारे पास, लीस्ट। 1 और 20 में लीस्ट वैल्यू कौन सी है 1। इसका मतलब जो एलआर है, एलआर कौन सा हो जाएगा हमारा, लिथियम ही हमारा क्या हो जाएगा, एलआर हो जाएगा। तो बेटा देखो क्वेश्चन कौन सा है, परसेंट यील्ड का, तो यहाँ पे एलआर वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया। अब आपको एलआर मिल गया। एलआर मिलते ही आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, अब आप जो भी कैलकुलेशन करोगे, ऑल दी अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन, all the amount related calculations should be based on LR। अब अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन जो है वो सब हमारी किस पे बेस्ड होंगी, LR पे बेस्ड होंगी। कैसे, अब समझना है आपको कैसे। अब आप ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो आपको क्या निकालना है। आप देखिए क्वेश्चन कैसे हम रीड करते हैं, क्वेश्चन की अप्रोच हमें समझनी है। आपको निकालना क्या है, मैं यहाँ पे एक हिंट देके बता देता हूँ बॉक्स के अंदर। ठीक है, एक बॉक्स ले लेता हूँ। अब आपको निकालना क्या, देखो बेटा आपको परसेंट यील्ड निकालना है। तो परसेंट यील्ड के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऑब्जर्व अमाउंट। हमें क्या चाहिए, ऑब्जर्व अमाउंट चाहिए। और हमें क्या चाहिए, हमें थ्योरेटिकल अमाउंट भी चाहिए। हमें क्या चाहिए, थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100। अब आप यहाँ देखो बेटा, आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्व अमाउंट तो गिवन है, आपको क्वेश्चन में थ्योरेटिकल अमाउंट गिवन नहीं है। तो थ्योरेटिकल अमाउंट कैसे निकालोगे आप, थ्योरेटिकल अमाउंट निकालने के लिए आपको यहाँ स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे, आप एलआर के रेस्पेक्ट में ही स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। ठीक समझ में आ रही है बात। हम जो पूरी की पूरी अब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे, इस थ्योरेटिकल अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए ही पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप थ्योरेटिकल अमाउंट निकालोगे। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कि थ्योरेटिकल अमाउंट निकालेंगे किसकी, थ्योरेटिकल अमाउंट बेटा जब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था तो लिखा था ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ऑब्जर्व अमाउंट हम किसकी बात कर रहे हैं, Li3n का। तो थ्योरेटिकल अमाउंट भी हमें किसका निकालना है, Li3n का। समझ में आ रही है बात। तो अब हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकली मोल्स निकालेंगे सबसे पहले, और मोल्स की मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थ्योरेटिकल अमाउंट मिल जाएगा Li3n का। तो अब हमें स्टेप में कुछ नहीं करना है, अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अब हमारा बन गया है। हम यहाँ लगाते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है हमारे पास, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिथियम
divided by stoichiometric coefficient of Li3n is equal to mole of lithium और divided by mole of lithium nitride या फिर Li3n। बेटा यहाँ देखो, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कि आपने ये पूरा ताम झाम क्या करा है, आपने LR जो निकाला, इस LR निकाल से क्या फायदा मिला? LR निकालने से हमें ये फायदा मिला, जब हम थ्योरेटिकल अमाउंट निकालेंगे Li3n का तो कौन से रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे वो LR बता रहा है। अगर LR हमारा नाइट्रोजन होता तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखता नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखता। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की अगर हम बात करेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिथियम का कितना है 3 और Li3n का कितना है क्वेश्चन में 1। मोल ऑफ लिथियम हमारे पास कितने मोल्स हैं बेटा 3, कोई गलती से 1 नहीं लिखेगा, मोल्स कितने हैं 3। और यहाँ से आप देख सकते हो Li3n के हमें मोल्स निकालने हैं, तो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेशन बढ़ा दें तो 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ से जब मोल्स आ जाएंगे हमारे पास Li3n के कितने मोल्स आ जाएंगे 1 मोल्स आ जाएंगे। कितने मोल्स आएंगे 1 मोल्स आएंगे, 1 मोल्स मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकाल लेते हैं हम। सो द theoretical amount of Li3n is equal to mole of Li3n into molar mass of Li3n। ओके, तो मोल तो बेटा कितने आ गए 1 आ गए। अब आप निकालो मोलर मास। तो अगर मैं मोलर मास की बात करता हूं तो मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, मोलर मास हो जाएगा Li3n का 21 + 14 35 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा मोलर मास। तो होगा क्या, मोल से मोल कैंसिल, तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल अमाउंट हो जाएगा Li3n का वो आ जाएगा 35 ग्राम। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल अमाउंट पता है, आपको ऑब्जर्व अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरेटिकल अमाउंट आपने क्या करा है, थ्योरेटिकल अमाउंट आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कलर चेंज कर देता हूं, अगर मैं परसेंट यील्ड निकालता हूं, सो द परसेंट यील्ड इज इक्वल टू ऑब्जर्व अमाउंट हो गई 0.35 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट दैट इज 35 into 100। तो आप जो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा 1%। तो इस रिएक्शन का जो परसेंट यील्ड है, वो परसेंट यील्ड कितना है 1%। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1%। आंसर क्या है हमारे पास 1%। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बेटा, देखो सीधे सीधे डायरेक्ट परसेंट यील्ड के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट उसके साथ मर्ज कर देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे फाइंडिंग LR का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसने क्वेश्चन में मर्ज किया है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, अब आपने देखो मैंने आपको पढ़ाया था एसटीपी कंडीशन, आइडियल गैस इक्वेशन, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा परसेंट यील्ड निकालने के लिए। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स सेल्फ डिकम्पोजिशन। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, what mass of CaCO3 is required for its self decomposition to produce 11.2 लीटर ऑफ CO2। अब जो CO2 बन रही है इसका वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर, और ये वॉल्यूम है कहाँ पे, ये वॉल्यूम है एसटीपी पे, मतलब एसटीपी पे CO2 का जो वॉल्यूम है वो 11.2 है। अब आपको गिवन है परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन, आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे पूछा गया है मास ऑफ CaCO3। सपोज करो मैंने इसका मास कितना ले लेता हूं बेटा, x ग्राम ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंट यील्ड का। परसेंट यील्ड का क्वेश्चन गिवन है। अब एक बात बताओ मुझे, बिल्कुल सच सच एक बात बताओ, जब भी हम स्टोइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमेशा हम थ्योरेटिकल अमाउंट में ही डील करते हैं। हमेशा हम किस में डील करेंगे, थ्योरेटिकल अमाउंट में ही डील करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात बताइए, जो मैंने परसेंट यील्ड बताया था आपको, परसेंट यील्ड मैंने क्या बताया था, ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। थ्योरेटिकल T.A का मतलब हो गया थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100। इनटू कितना हो गया बेटा 100 हो गया। अब एक काम करो, देखो एसटीपी पे CO2 गैस के 11.2 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि बेसिकली CO2 गैस के मोल्स कितने हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि एसटीपी पे कोई भी गैस, अगर हम ओल्ड एसटीपी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, ओल्ड एसटीपी की बात करेंगे, तो ओल्ड एसटीपी पे हर एक गैस 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक है,
और आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, V इज इक्वल टू एन इंटू 22.4। तो यहाँ से आप मोल्स निकाल सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे मोल्स निकालें तो मोल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इंटू 22.4। तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे 0.5। बेटा ये हमने क्या करें, हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए डायरेक्ट। तो CO2 के जो मोल्स आए वो मोल्स कितने आ गए, 0.5 मोल्स आ गए। अब ये CO2 के जो 0.5 मोल्स आए हैं, ये 0.5 मोल्स कौन से मोल्स है, ऑब्जर्व अमाउंट। ये कैसे मोल्स है बेटा, ऑब्जर्व अमाउंट। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा सर ऑब्जर्व अमाउंट और यहाँ पे तो आप मोल्स लिख रहे हो कैसे। यहाँ देखो इस फॉर्मूले में मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। सपोज करिए मेरे पास ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जर्व अमाउंट को सपोज कीजिए, अमाउंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल इंटू मोलर मास। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मोल इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, या फिर ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय मोल इंटू मोलर मास ऑफ थ्योरेटिकल। क्योंकि बेटा ऐसा तो है नहीं, जो जिस प्रोडक्ट का आप ऑब्जर्व अमाउंट लोगे उसी प्रोडक्ट का आप थ्योरेटिकल लोगे। तो ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपने लिया है न्यूमरेटर में सेम प्रोडक्ट का ही आपको क्या लेना है, थ्योरेटिकल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आपने ऑब्जर्व अमाउंट ले लिया CaO का और थ्योरेटिकल अमाउंट ले लिया CO2 का। तो क्या ये चीज गलत है, समझ में आ रही है बात। अगर आप ऑब्जर्व अमाउंट CO2 का ले रहे हो तो आप थ्योरेटिकल अमाउंट भी CO2 का ही लोगे, ठीक है। अब आप देखिए इसका मतलब प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट का चाहे ऑब्जर्व अमाउंट निकालो चाहे प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल अमाउंट निकालो, है ना। जो मोलर मास है वो तो एक प्रोडक्ट के लिए सेम ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, मोलर मास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, मोल्स ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय मोल्स, यहाँ पे 100 भी आएगा, मोल्स थ्योरेटिकल। समझ में आया कुछ, इनटू 100। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने फॉर्मूला बताया है परसेंटेज यील्ड का ऑब्जर्व अमाउंट, तो वो ऑब्जर्व अमाउंट आप मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो। मैं पूरा ये डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा अभी मैंने करा क्या है, मैंने CO2 गैस का, किसकी बात कर रहा हूं मैं, CO2 गैस की बात कर रहा हूं। तो CO2 गैस का मैंने ऑब्जर्व अमाउंट निकाल लिया इन द टर्म्स ऑफ मोल्स, और कितना आ गया वो मेरे पास 0.5। और परसेंट यील्ड मुझे पता है। अगर मुझे परसेंट यील्ड पता है तो मैं CO2 गैस का, किसकी, CO2 गैस का थ्योरेटिकल अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो ये यील्ड कितना है 25, ऑब्जर्व अमाउंट हमारे पास कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट हमें निकालना है इनटू 100। तो यहां से आप देख सकते हो जो थ्योरेटिकल अमाउंट है किसका, CO2 का, वो थ्योरेटिकल अमाउंट कितना है बेटा, वो थ्योरेटिकल अमाउंट आ जाएगा यहाँ से 2 मोल्स। थ्योरेटिकल अमाउंट कितना आएगा, 2 मोल्स। अब इसको समझो, समझने का मतलब क्या है कि जब CaCO3 डिकम्पोज होगा तो थ्योरेटिकली उसे 2 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने चाहिए थे, पर क्योंकि इस रिएक्शन का यील्ड कितना है 25% है, इसलिए CaCO3 ने डिकम्पोज होके ओनली 0.5 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस करें STP को। आई थिंक समझ में आ गई होगी लैंग्वेज। फिर से सुन लेता हूं क्योंकि मैं इसको डिलीट करूंगा अभी, कि CaCO3 को डिकम्पोज होके 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस करनी चाहिए थी थ्योरेटिकली, पर उसने करा क्या है, उसने 0.5 मोल्स ही CO2 गैस प्रोड्यूस करी है एट STP पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं ये। अब हमने क्या बोला आपको, हमने आपको ये बोला कि स्टोइकियोमेट्री का आप जो भी कॉन्सेप्ट यूज करोगे हमेशा आप वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बीच में ही पुट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा अब यहाँ पे परसेंटेज यील्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो है खत्म। अब आपका पास सिंपल क्वेश्चन आपके पास हो गया, कैसे कि आपके पास CaCO3 सॉलिड था और जब ये डिकम्पोज हुआ तो इसने CaO सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनाया, और जब थ्योरेटिकल अमाउंट आया है CO2 का वो कितना आया है 2 मोल्स। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मास ऑफ CaCO3। तो बिल्कुल सिंपल है, अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। आप यहाँ देखो, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास 1 है। इसका मतलब मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2।
तो यहां से हमारे पास CO2 के मोल्स आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ से मोल्स ऑफ CaCO3 कितने आ गए बेटा, 1 मोल्स ही आ गया, सॉरी 2 मोल्स आ गए, क्योंकि हमारे पास CO2 का मोल्स कितना है 2। तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आ गया, 2 मोल्स आ गया। तो यहां से आप मास निकालोगे, मास हो जाएगा CaCO3 का मोल्स ऑफ CaCO3 इंटू मोलर मास। तो अगर आप इनका मोलर मास निकालोगे CaCO3 का, तो ये जो मोलर मास है वो होगा 100 ग्राम पर मोल्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। सो द मास ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा, 200 ग्राम आ जाएगा। और यही आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, व्हाट इज द मास ऑफ CaCO3। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से समराइज करूंगा। आई थिंक कि कुछ बच्चों को यह प्रॉब्लम हुई होगी। क्वेश्चन में बेटा था क्या, देखो पहली चीज आप ये समझ लो, जब भी आप स्टोइकियोमेट्री लगाओगे, LR का कॉन्सेप्ट लगाओगे, हमेशा आपको क्या करना है, आपको थ्योरेटिकली बात करनी है। आपको ऑब्जर्व जो वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, उसमें बात नहीं करनी है। अब था क्या कि CaCO3 डिकम्पोज हो रहा था और वो STP पे 11.2 लीटर, STP पे 11.2 लीटर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी। हमें पता है कोई भी गैस का 1 मोल STP पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। इसका मतलब हमारे पास जो ये फॉर्मूला था V = N × 22.4, तो यहाँ से हमने कौन सी कंडीशन कंसीडर करी, ओल्ड STP, और यहाँ से हमने निकाला कि CO2 के मोल्स कितने होंगे, 0.5 मोल्स होंगे। इट मीन जो CO2 के मोल्स आए, कैसे मोल्स आए, हमारे पास ऑब्जर्व अमाउंट आ गई इन द टर्म्स ऑफ मोल्स। क्वेश्चन में हमें परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन गिवन था, तो यहाँ से हमने क्या करा, सबसे पहले हमने अपना जो थ्योरेटिकल अमाउंट है CO2 का इन द टर्म्स ऑफ मोल्स वो निकाला, वो आया हमारे पास कितना, 2 मोल्स। और जैसे ही हमें 2 मोल्स मिल गया, फिर हमने अपनी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला रेशियो का यूज किया और यहाँ से हमने मोल्स ऑफ CaCO3 निकाले, और मोल्स ऑफ CaCO3 भी कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए। और हमने क्या करना है बाद में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मास क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, CaCO3 का 100 ग्राम पर मोल, तो हमने मल्टीप्लाई करी और हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 200 ग्राम। व्हाट इज अवर आंसर, अवर आंसर इज 200 ग्राम। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको यही निकालना है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मास ऑफ CaCO3 इज 200 ग्राम, 200 ग्राम। ठीक है, आई थिंक परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन समझ में आ गया। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। बेटा होता क्या है, जितना अमाउंट लेके हम रिएक्टेंट चलते हैं, प्रोडक्ट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट हमें थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं मिलता है। जो भी हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करी होती है वैल्यू, वो सेम अमाउंट में प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है। प्रोडक्ट क्या होता है, हमें उससे कम अमाउंट में मिलता है। इसका मतलब हमने यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करा, इसको हमने बोला परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पर जो प्रोडक्ट मिला है, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो थ्योरेटिकल अमाउंट से कम है। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। जब आप ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100 करोगे, तो प्रोडक्ट हमारा सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम प्रोडक्ट की ऑब्जर्व अमाउंट और सेम प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल अमाउंट हमें डील करनी है। और हमें आपको ये बोला कि जब भी आप इस इक्वेशन को याद करो, तो इस इक्वेशन को इस टर्म्स में भी याद रखो। The observed amount of the product is percent yield divided by 100 into theoretical amount of the product। चलिए, तो ये है आज का हमारे पास theoretical topic, जिसका नाम है हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ऑफ 1A ग्रुप। तो बेटा अगर हम फर्स्ट A ग्रुप की बात करेंगे, अभी आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं। 18 ग्रुप कैसे होते हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, फर्स्ट ए ग्रुप के मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देता हूँ। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है, जब मैं आपको इनऑर्गेनिक और पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप ये समझ लो कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हमने एक टेबल के अंदर क्या करा है, एक टेबल के अंदर हमने उन्हें सजाया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। उस टेबल के अंदर क्या है, कुछ कॉलम है और कुछ रो है। जो कॉलम है उसको हमने बोला है ग्रुप, और जो हमारी रो है उसको हमने बोला है पीरियड। तो उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर 18 कॉलम है और 7 हमारे क्या है, 18 कॉलम का मतलब 18 ग्रुप है और 7 रो का मतलब 7 पीरियड है। तो फर्स्ट ए ग्रुप जो होता है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट ए ग्रुप की बात हो रही है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रूबियम, सीजियम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट। कौन कौन से? लिथियम, Li क्या है? लिथियम, Na क्या है? सोडियम, K क्या है? पोटेशियम, Rb क्या है? रुबिडियम, और Cs क्या है? सीजियम। ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा है, जो भी मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट है, तो आपको ये देखना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी ऐसी समझ लो। जो फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट होते हैं उनके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उनकी जो वैलेंसी होती है एक वैलेंसी 1 होती है, मतलब जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वैसे ही वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं लिथियम को छोड़ के। तो इसका मतलब फर्स्ट ए ग्रुप की अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे तो फर्स्ट ए ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप कर रहे हो, तो फर्स्ट ए ग्रुप का यहाँ लिखो आप, फर्स्ट ए ग्रुप कार्बोनेट कार्बोनेट फॉर्मूला। जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसका कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास M2CO3। फॉर्मूला क्या है? M2CO3। बेटा यहाँ पे M क्या हो सकता है? M हमारा क्या हो सकता है? लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, और सीजियम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। M क्या है हमारे पास? जनरल हमने एक वर्ड लिख दिया M। M का मतलब क्या है? लिथियम। अगर लिथियम कार्बोनेट की बात करेंगे, सपोज करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लिथियम कार्बोनेट की, तो लिथियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Li2CO3। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। अगर मैं पोटेशियम कार्बोनेट की बात करूंगा फॉर्मूला हो जाएगा K2CO3। अगर मैं रुबिडियम कार्बोनेट की बात करूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा Rb2CO3। इसी तरीके से सीजियम का जो कार्बोनेट होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा CS2CO3। अब आप क्या कर रहे हो? इनकी हीटिंग करोगे। तो बेटा हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में, हीटिंग के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, उस सिंबल को हम बोलते हैं डेल्टा। जहां भी अगर किसी भी रिएक्शन में एरो के ऊपर डेल्टा बना हुआ है तो आप समझ जाओ वहां पे क्या हो रही है? वहां पे हीटिंग हो रही है, मतलब टेम्परेचर इन्वॉल्व है। अब होगा क्या? अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट हीटिंग करने पे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हीटिंग, लिथियम कार्बोनेट हीटिंग करने पे क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड Li2O प्लस CO2 गैस। CO2 गैस, फिर से समझो, लिथियम का जो कार्बोनेट है जब आप उसको गर्म करोगे, मतलब आप उसको हीट करोगे, उसकी हीटिंग करोगे, तो आपको मिलेगा लिथियम का ऑक्साइड Li2O और आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके अलावा फर्स्ट ए ग्रुप के बाकी जितने भी कार्बोनेट हैं, फिर से सुन लो, फर्स्ट ए ग्रुप के बाकी जितने भी कार्बोनेट हैं जब आप इनकी हीटिंग करोगे तो हीटिंग करने पे आपको मिलेगा नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। अगर कोई बेटा आपसे पूछ ले, क्या पूछे आपसे, यहाँ पे देखो नोट करके भी लिख सकते हो याद करने के लिए। अगर कोई पूछे कि अगर मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं हीटिंग करता हूं तो हीटिंग करने पे मुझे मिलेगा सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, तो आप बोल देना ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम का कार्बोनेट है वो हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप में जो हमारे पास लिथियम का कार्बोनेट है, किसकी बात हो रही है? लिथियम के कार्बोनेट की बात हो रही है। उसको हीट करने पे मिलेगा हमें लिथियम ऑक्साइड और साथ में मिलेगा CO2 गैस। समझ में आ गया? हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ऑफ वन ए ग्रुप। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ वन ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए ग्रुप की बात करेंगे बेटा। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट अब आपको याद हो गए होंगे कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम। रूबियम और सीजियम। ठीक है, अब आप देखिए जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा बाइकार्बोनेट का, वो जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास MHCO3। MHCO3। ठीक है, और यहाँ पे M क्या हो सकता है? M हमारा लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, रूबियम भी हो सकता है और सीजियम भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो जो जनरल फॉर्मूला मैंने बताया है वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? M ब्रैकेट में HCO3।
बेसिकली जो बाइकार्बोनेट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCO3 माइनस, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट की जब आप हीटिंग करोगे तो हीटिंग करने पे वो अपने कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस आपको वाटर गैस देंगे, वाटर की वेपर मिलेगी, प्लस CO2 गैस मिलेगी। ये आपको याद रखना है। बाइकार्बोनेट की जब भी आप हीटिंग करोगे तो क्या मिलेगा हमें? कार्बोनेट मिलेगा, वाटर की वेपर मिलेगी और CO2 गैस मिलेगी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे पास लिथियम बाइकार्बोनेट है, ये मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया लिथियम बाइकार्बोनेट HCO3। तो जब लिथियम बाइकार्बोनेट की मैं हीटिंग करूंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? मैंने क्या बोला? बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोनेट में। तो लिथियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम कार्बोनेट में, और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Li2CO3 प्लस H2O गैस प्लस CO2 गैस। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि लिथियम का जो कार्बोनेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिथियम ऑक्साइड में, Li2O प्लस CO2। ठीक है। तो अगर हम देखें जब हम लिथियम के बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो लिथियम के बाइकार्बोनेट की हीटिंग करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? लिथियम ऑक्साइड प्लस 2CO2। अगर मैं इसको बैलेंस कर देता हूं रिएक्शन को तो 2CO2 गैस प्लस H2O गैस। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सपोज करो मैं ले लेता हूं पोटेशियम का बाइकार्बोनेट ले लेता हूं। तो अगर मेरे पास पोटेशियम का बाइकार्बोनेट है और अगर मैं इसकी हीटिंग करूंगा तो हीटिंग करने पे क्या मिलेगा मुझे? पोटेशियम का कार्बोनेट K2CO3 प्लस H2O गैस प्लस CO2 गैस। ठीक है। अब गलती से भी आप जो पोटेशियम का कार्बोनेट है इसको पोटेशियम ऑक्साइड और CO2 में मत लिख के आना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि कार्बोनेट में सिर्फ जो लिथियम कार्बोनेट है वही हमारा हीटिंग करने पे लिथियम ऑक्साइड और CO2 देता है। उसके अलावा फर्स्ट ए ग्रुप के जो भी हमारे कार्बोनेट है, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट हो, रुबिडियम कार्बोनेट हो या फिर सीजियम कार्बोनेट है। ठीक है। चलो अब आइए नेक्स्ट। समझ में आ गया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, समझ में आ गया फर्स्ट ए ग्रुप के। अब मैं आ जाता हूं हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ऑफ सेकंड ए ग्रुप। तो बेटा अगर हम सेकंड ए ग्रुप की बात करते हैं, किसकी ग्रुप की बात कर रहे हैं हम? सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। तो सेकंड ग्रुप के हमारे जो एलिमेंट है वो लिख लो आप। एलिमेंट हमारे हो जाएंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये हमारे एलिमेंट हो गए। कौन कौन से हमारे हो गए? एक मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया और हमारा क्या हो गया? बेरियम हो गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फिर से जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट ऑफ सेकंड ए ग्रुप। जो जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोनेट ऑफ सेकंड ए ग्रुप का, वो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा MCO3। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा M क्या हो सकता है? M हमारा हो सकता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है सेकंड ए ग्रुप का। ठीक है। अब होगा क्या? यहाँ पे पहले मैं नोट करके लिखवाता हूं। हमारा जो कार्बोनेट है, वो कार्बोनेट हमारा ऑन हीटिंग करने पे क्या मिलेगा हमें? हीटिंग करने पे हमें मिलेंगे ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। इसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 है, और मैं इसकी हीटिंग कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस CO2 गैस। सपोज करो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट की आप हीटिंग करोगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको ये याद रखना है, जब भी आप कार्बोनेट की हीटिंग करोगे तो हीटिंग करने पे क्या होगा? कार्बोनेट
की हीटिंग करने पे आपको ऑक्साइड और CO2 गैस मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। तो अब सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट आपको समझ में आ गए कौन कौन से? हमारे पास हो गया मैग्नीशियम, हो गया कैल्शियम, हो गया इसके बाद बेरियम हो गया। ये सब हमारे सेकेंडरी ग्रुप के क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। अब यहां पे लिखोगे नोट करके, द जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप। तो सेकेंड ए ग्रुप का जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला होता है MHCO3 का होल ट्वाइस। ये आपको याद रखना है, जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? MHCO3 का होल ट्वाइस। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या कि बाइकार्बोनेट की जब आप हीटिंग करोगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बोनेट प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। और आपको पता है क्योंकि ये बाइकार्बोनेट कौन से ग्रुप के हैं? सेकेंड ग्रुप के हैं। बाइकार्बोनेट अगर ये सेकेंड ग्रुप के हैं तो आपको कार्बोनेट भी कौन से ग्रुप के मिलेंगे? सेकेंड ग्रुप के ही मिलेंगे। इसका मतलब सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट, क्या ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी? तो आंसर है नहीं, ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी। इसका मतलब सेकेंड ग्रुप के जो कार्बोनेट है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑक्साइड में प्लस CO2 गैस। तो जनरली ये ट्रेंड होता है पूरा, इसको एक बार नोट कर लो। मैं भी इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सपोज करो मेरे पास है MgHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, होल ट्वाइस। ये मेरे पास क्या है? इसका मैं नाम भी लिख देता हूं इस बार, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और जब आप इसकी हीटिंग करोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है? MgCO3 प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। और ये जो मेरा मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसका मतलब ये सेकेंड ग्रुप का कार्बोनेट है। और अगर ये सेकेंड ग्रुप का कार्बोनेट है तो ये यहीं पे रुकेगा नहीं, ये फर्दर डिकम्पोज होगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस CO2 गैस। तो जनरली अगर हम रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? इस बार पूरी रिएक्शन लिख के दिखाता हूं मैं, और मैं एलिमेंट चेंज कर देता हूं। मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेके चलता हूं। तो जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट की आप हीटिंग करोगे, क्या करोगे आप? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग करोगे। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीटिंग करने पे क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स ऑफ CO2 गैस प्लस H2O गैस। इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा? याद करना है। मतलब याद ही हो गया होगा आप, आई थिंक आपको, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे ना उन क्वेश्चन में ये यूज होगा। आपको कार्बोनेट दे देगा फर्स्ट एक ग्रुप का और क्वेश्चन में लिख देगा कि हीटिंग हो रही है और आपको पता ही नहीं है कि कार्बोनेट की हीटिंग करने पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। या फिर आपको क्वेश्चन में दे देगा बाइकार्बोनेट सेकेंड एक ग्रुप का और आपको क्या कहेगा? हीटिंग हो रही है। और आपको पता ही नहीं है, जब भी आप सेकेंड एक ग्रुप के प्रोडक्ट को सेकेंड एक ग्रुप के बाइकार्बोनेट को हीटिंग करोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे ये आपको पता नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? अभी जब न्यूमेरिकल करोगे समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कराना चाहूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक नोट लिखवाऊंगा, या एक काम करता हूँ पहले मैं एक नोट लिखवाता हूँ उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो आप नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है मेरे पास? इंपॉर्टेंट है। सपोज करो बेटा कार्बोनेट होते हैं, जो बाइकार्बोनेट होते हैं बेसिकली ये सॉलिड होते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट एक ग्रुप के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, ये क्या है? हमारे पास सॉलिड होते हैं। ठीक है, अगर ये मेरे पास क्या है? एक ओपन वेसल है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ओपन वेसल है। अब ओपन वेसल के अंदर मैंने क्या करा है? सपोज करो मैंने ले लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया। क्या लिया मैंने? कैल्शियम, इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हमने क्या लिया बेटा? ओपन वेसल के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया। अब हम कर क्या रहे हैं? इस ओपन वेसल के अंदर इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग करेंगे।
क्या करेंगे, हम हीटिंग करेंगे। इस ओपन वेसल के अंदर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट की क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। तो अब आपको पता है कि हीटिंग करने पे प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे। सपोज करो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो मास था वो मास कितना था, x ग्राम था। और जब आपने इसकी हीटिंग करी तो आपको पता है क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है बनेगा 2 टाइम्स ऑफ CO2 गैस, और साथ में क्या बनेगा, H2O गैस। क्योंकि बेटा बेसल मेरे पास कैसा है, बेसल मेरे पास एक ओपन बेसल है। कैसा बेसल है, ओपन बेसल है। इसका मतलब अब जो ये गैसेस बनी है, ये जो हमारी गैस बनी है कौन कौन सी, CO2 और H2O, और बेसल मेरे पास ओपन है, तो ये गैसेस क्या हो जाएंगी, स्कैप आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस क्या हो रही है हमारी, स्कैप आउट। गैसेस कौन कौन सी, CO2 एंड H2। H2O भी गैस ही है क्योंकि H2O वेपर बन रही है, मतलब गैसेस फेस में, तो गैस क्या हो जाएंगी, स्कैप आउट। स्कैप आउट क्या हो गई, बाहर भाग गई है गैसेस। तो अगर मैं इस बेसल की बात करता हूं तो इस बेसल में मैं डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का मास बेटा कितना है, y ग्राम है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट x इज इक्वल टू y। ये तो रॉन्ग है, x इक्वल टू y नहीं हो सकता, क्योंकि मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब मास ऑफ द रिएक्टेंट तो मेरे पास सिर्फ एक ही है, पर अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट मेरे पास CO भी है, CO2 भी है और H2O भी है। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब इन तीनों का जो मास होगा दैट शुड बी इक्वल टू x ग्राम। पर हो क्या रहा है, प्रोडक्ट में से दो प्रोडक्ट हमारे गैसेस फेस में है और हमारा बेसल भी कैसा है, ओपन बेसल है। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, स्कैप आउट हो जाएंगे। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई कि x, यहां से हमें क्या समझ में आया, x इज नॉट इक्वल टू y। हमारा जो x है ये y के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब हीटिंग करने पे आपको दिख रहा है, अगर आप ओपन बेसल के अंदर हीटिंग करोगे तो क्या होगा, मास लॉस होगा। क्योंकि यहां से आप क्लियरली देख सकते हो y इज लेस देन x, y इज लेस देन x। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इफ हीटिंग टेक प्लेस, ना लिखेंगे हम, if heating take place in open vessel, mass loss take place। तो क्या होगा, मास लॉस होगा, मास लॉस होगा। और कितना मास लॉस होगा वो आपको लिखना है। इसका मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं, एक मास लॉस अपॉन हीटिंग, मास लॉस जो होगा बेटा अपॉन हीटिंग इज इक्वल टू मास लॉस अपॉन हीटिंग इन ओपन वेसल। इन ओपन वेसल, बेटा क्लोज वेसल होता तो मास लॉस नहीं होता। तो आपको लिखना समझना पड़ेगा कि मास लॉस हो रहा है हीटिंग पे जब आप हीटिंग इन ओपन वेसल करा रहे हो। तो मास लॉस अपॉन हीटिंग इन ओपन वेसल इज इक्वल टू मास ऑफ गैसेस प्रोड्यूस, मास ऑफ गैसेस प्रोड्यूस। क्योंकि जितनी गैसें प्रोड्यूस होंगी उनका जो मास होगा उतना ही मास क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो गैसें हमारी उड़ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा ध्यान से समझ करने की कोशिश करना क्वेश्चन में, और कोशिश करो बेटा पहले अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं मैं। ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। 2.5 gram of CaCO3 sample upon treatment with excess HCl give 0.88 gram of CO2. Calculate percentage purity of the sample। तो बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास एक सैंपल है। अब वो सैंपल किसका है बेटा, CaCO3 का। ठीक है, तो इस सैंपल के अंदर क्या होगा, इस सैंपल के अंदर दो चीजें होंगी। क्या क्या होंगी, एक तो प्योर CaCO3 होगा और साथ में क्या होंगी, कुछ इम्प्योरिटी भी होंगी। तो हम आपको क्या गिवन है, आपको इस सैंपल का मास गिवन है और इस सैंपल का मास कितना है, 2.5 ग्राम आपको गिवन है। समझ में आया, आपको क्या गिवन है, देखो यहाँ पे आपको 2.5 ग्राम ऑफ CaCO3 सैंपल गिवन है। तो मैं यहाँ पे ही समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेरा सैंपल है वो CaCO3 का है, पर इस सैंपल के अंदर दो चीजें हैं। कौन कौन सी हैं,
एक प्योर CaCO3 और साथ में कुछ इम्प्योरिटी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सैंपल के दो पार्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो जो मेरे एक पार्ट में आ जाएगा प्योर CaCO3, दूसरे पार्ट में आ जाएंगी हमारे पास इम्प्योरिटी। ठीक है, और सपोज करो मैंने प्योर CaCO3 का जो मास है वो x ग्राम ले लिया, क्योंकि तो सैंपल का मास मेरे पास 2.5 ग्राम है, तो इम्प्योरिटी का मास कितना हो जाएगा 2.5 माइनस x ग्राम। आई थिंक यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अब हो क्या रहा है, आप इस सैंपल की एक्सेस HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो बेटा HCl के साथ रिएक्ट क्या करेगा, जो प्योर CaCO3 है वो क्या करेगा, एसिड के साथ, एसिड क्या है हमारे पास HCl, इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने पे बनाएगा CaCl2, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2, ये बनाएगा। बेसिकली क्या होगा, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा हमारे पास CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, और जो ये प्योर, इसको हम बोलेंगे प्योर CaCO3, और जिसका मास हमने कितना लिया है x ग्राम, इसका मास हमने कितना लिया है x ग्राम। ठीक है, और आपसे बेटा देखो आपको गिवन है कि HCl गिव 0.88 ग्राम CO3। अब जो HCl है वो HCl आपको किस में गिवन है, एक्सिस में गिवन है। साफ साफ बोल दिया उसने कि जो आपका HCl है वो HCl किस में, एक्सिस में। अगर एक दो रिएक्टेंट है, इस रिएक्शन की बात करेंगे तो इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, एक है CaCO3 और एक है हमारे पास HCl, जिसमें से HCl जो है वो हमारा किस में, एक्सिस में। इसका मतलब इस रिएक्शन का अगर हम LR देखेंगे, इस रिएक्शन के क्या देखेंगे हम, LR, तो CaCO3 ही क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का LR हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए अब आप देखिए CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग कर देता हूं मैं। CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 0.88 ग्राम। ठीक है, तो आप CO2 का मोल्स भी निकाल सकते हो। बेटा क्या इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में या फिर इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज यील्ड गिवन है, परसेंटेज यील्ड गिवन है, नहीं गिवन है। इसका मतलब अगर परसेंटेज गिवन, यील्ड गिवन नहीं है तो उसको हम क्या लेके चलेंगे, 100% लेके चलेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड गिवन नहीं है और हम परसेंटेज यील्ड को खोज रहे हैं कि हमें परसेंटेज यील्ड कहां से मिलेगा। ठीक है, तो आपको CO2 का मास गिवन है कितना, 0.88 ग्राम, तो आप मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल्स कितने आ जाएंगे, पॉइंट मास अपॉन मोलर मास, CO2 का मोलर मास होता है 44। तो यहां से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा ये, आई थिंक 0.02 आना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लेता हूं मैं। ठीक है, 0.02 मोल्स आ गए। अब तो क्वेश्चन में कोई बचा ही नहीं, आप क्या लगा दो, स्टोइकियोमेट्री लगा दो। तो अगर हम स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे तो स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CaCO3। बेटा CaCO3 क्यों लिया, क्योंकि CaCO3 मेरा LR है। द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CaCO3 divided by the stoichiometric coefficient of CO2 is equal to mole of CaCO3 divided by mole of CO2। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है CaCO3 का 1 है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2 का भी कितना है, 1 है। तो यहां से हमें मिल जाएगा द मोल ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा, 0.02 मोल C आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स पता चल गए, तो यहां से हम मास भी निकाल सकते हैं। WCaCO3 is equal to x ग्राम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल आ गए 0.02 और मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 100 इंटू 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, 0.2 मोल्स, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएंगे। कितने मोल्स आ जाएंगे बेटा, सॉरी 2 मोल्स नहीं 2 ग्राम, कितना आएगा ये हमारा 2 ग्राम्स। ओके, चलिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द परसेंट प्योरिटी ऑफ द सैंपल। तो परसेंट प्योरिटी हमें निकालनी है, तो हमारे पास जो प्योर CaCO3 है वो कितना है, 2 ग्राम है, और हमारे पास जो सैंपल है वो सैंपल कितना है, 2.5 ग्राम का। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो परसेंट प्योरिटी ऑफ CaCO3 is equal to mass of pure CaCO3
divided by mass of sample into 100। तो प्योर CaCO3 का जो मास है वो कितना है 2 ग्राम, और मास ऑफ सैंपल कितना है, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, 2.5 ही है। हाँ 2.5 ग्राम, ये हमें गिवन है 2.5 इंटू 100। इसके बाद सॉल्व करेंगे हम, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आ रहा है 80%। कितना आ रहा है हमारे पास 80%। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा जो आंसर है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80%। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने परसेंटेज यील्ड पढ़ा, उसके बाद हमने अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर हमने हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ऑफ सेकंड ए ग्रुप, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ सेकंड ए ग्रुप हमने पढ़ा, और फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा और एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा। नोट क्या लिखा, अगर आप हीटिंग करते हो एक ओपन वेसल के अंदर तो जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो सब स्कैप आउट हो जाएंगी। तो यहां से आपको पता होना चाहिए, अपॉन हीटिंग इन ओपन वेसल द मास लॉस इज इक्वल टू masses ऑफ गैस प्रोड्यूस। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो और ध्यान रखो अपना। चलिए ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।